सुमित जैसे ही घर से बाहर ऑफिस के लिए निकला तो कुछ दूरी पर उसे एक रिश्तेदार मिल गया। अरे सुमित, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी माँ का देहांत हुए 5 दिन हो गए हैं और तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो। रिश्तेदार के मुंह से यह सुनकर सुमित हैरान रह गया। ये आप क्या बोल रहे हो मौसा जी? कहते हुए सुमित ने शक पकाकर नजरें झुका ली तो रिश्तेदार हैरानी से उसे घूरते हुए बोला, तो क्या तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं, हमें तो कोई खबर नहीं मिली है, सुमित ने बेशर्मी से कहा। तो रिश्तेदार मन ही मन बुदबुदाया, अजीब बात है, सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को खबर ही नहीं। बुदबुदाते हुए वो वहाँ से आगे निकल गया तो सुमित कुछ पल के लिए भूत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया तो विचारों के भंवर से बाहर निकलकर सुमित ने बाइक स्टार्ट की और उदास मन से वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। घर पहुंचा तो अचानक उसे घर वापस आया देखकर उसकी पत्नी रचना घबरा उठी और उसे पानी का गिलास हाथ में थमाकर चिंतित स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऑफिस से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? रचना माँ नहीं रही। सुमित का गला सूख गया। यह सुनकर रचना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ रचना, आज माँ को गए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं और हमें खबर तक नहीं। यह सुनकर तो रचना एकदम से चौंक गई। क्या? यह कैसे हो सकता है? किसने कहा आपसे? उसने चौंकते हुए कहा। तो सुमित बोला, हमारी एक रिश्तेदारी में मौसा जी हैं, वो यहाँ किसी काम से आए थे। ऑफिस जाते समय मुझे अचानक रास्ते में मिल गई तो उन्होंने ही बताया था। मगर सुमित, अजीब बात है, आपकी माँ का ही देहांत हो गया और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का भी फ़ोन नहीं आया क्या? उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी। रचना ने हिचकिचाते हुए कहा। लगता तो यही है रचना। कहते हुए सुमित ने भारी मन से फ़ोन उठाकर अपने भाई अमित के पास फ़ोन मिलाया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। तो यह खबर सुनकर अमित को भी बेहद हैरानी हुई। कमाल है छोटे, इस बात की सूचना हमें क्यों नहीं दी गई? आजकल तो हर गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है, कहीं मौसा जी को गलत खबर तो नहीं मिली है? अमित ने हैरानी से कहा। तो सुमित बोला, नहीं भैया, मौसा जी को अपने गांव के यहाँ से किसी जानकार आदमी का फ़ोन आया था। मौसा जी के बेटे की शादी 5 दिन पहले ही हुई थी, इसलिए वो दाह संस्कार में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हमारी माँ का देहांत हुआ और हम बेटों को ही खबर नहीं मिली। तुमने गांव फ़ोन लगाकर पूछा किसी को? नहीं भैया, अब किससे बात करें? लोग क्या सोचेंगे? इनकी माँ का देहांत हो गया और इनको पता ही नहीं, वो भी उल्टा हम पर ही हंसेंगे, सुमित ने कहा। तो अमित बोला, फिर कैसे जाने कि ये खबर सही है या नहीं? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछेंगे तो वो भी हम पर ही भड़क उठेगी। हाँ भैया, लेकिन हम दीदी से दूसरे तरीके से पूछते हैं। मेरे पास एक नया नंबर है जो दीदी के पास नहीं है। इतना कहकर सुमित ने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी पत्नी रचना को कुछ समझाते हुए अपनी बहन शिवानी के पास फ़ोन मिलाकर उसे दे दिया। उधर से किसी के फ़ोन उठाने पर रचना ने पूछा, हेलो, शिमलापुरी वाली शिवानी है क्या? मैं उनकी सहेली पुनीता बोल रही हूँ। यहाँ आई थी तो सोचा उससे मिलकर चलूँ, ज़रा उससे मेरी बात करा दीजिए। तो उधर की आवाज़ सुनकर रचना ने नाटक करते हुए कहा, क्या? कब? ओहो, अच्छा अच्छा। ये कहते हुए रचना ने फ़ोन रख दिया तो सुमित बिना बताए ही सब कुछ समझ गया। वो सर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें क्यों नहीं मिली? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। दाह संस्कार के समय सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब नदारद पाया होगा तो कितना भला बुरा कहा होगा हमें। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए
सुमित की गर्दन झुक सी गई। उसने अमित को फ़ोन से खबर कर दी और खुद भी गांव जाने की तैयारी में जुट गया। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। 8 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर सुमित इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। तभी सीट पर लेटी बेचैनी से इधर उधर करवट बदल रही रचना ने मुंह बनाते हुए अपनी आशंका जताई। मुझे तो गहरी साजिश लगती है सुमित। कैसी साजिश? मैं कुछ समझा नहीं। सुमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो रचना बेशर्मी से बोली, अरे माँ जी के गहने हड़पने की साजिश। सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन हमारे ना पहुंचने पर अब कर लिए होंगे तुम्हारी बहन ने अपने कब्जे में। कहते हुए रचना का चेहरा क्रोध से भर गया, लेकिन सुमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाई विचारों के भंवर में डूबता रहा। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों गांव पहुंचे तो पिताजी बाहर बैठक के कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी उदास बैठे थे। रिक्शे से उतरकर सुमित ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया पिताजी ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। बेटे की बात सुनकर भी हवा सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे उदास मन से चुपचाप बैठे रहे। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें साफ दिख रही थी। उधर रचना रिक्शे से उतरकर अंदर वाले कमरे में जाकर अपने रोने धोने से पूरे घर को गुंजाने लगी। अपनी ननद शिवानी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। 3-4 मिनट तक दोनों का यही करुण विलाप चलता रहा। फिर पिताजी की गोद से सर उठाकर सुमित ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं पिताजी, कम से कम हमें फ़ोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। पिताजी ने तीखे स्वर में कहा। तो सुमित बोला, क्यों पिताजी? क्यों क्या बेटा? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाएगी। पिताजी की बात सुनते ही सुमित को यूं लगा मानो बड़ी महफिल में पिताजी ने उसे जूते जड़ दिए हों। शक पकाते हुए वो हकलाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया पिताजी आपने? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आ जाते और जीते जी। उसकी बात काटते हुए पिताजी ने कहा। उनका गला बुरी तरह से रुंध गया था, पर सुमित अब कुछ कह न सका। उसके लिए मुंह छिपाना दुश्वार हो गया था। अपने पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक ही बार में उसका सारा जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे सारे रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोककर मन ही मन सुमित की हालत का आनंद ले रहे थे। अब सुमित के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था, मगर उठकर जाता भी कहाँ, इसलिए वहीं बैठा रहा। तभी कुछ देर बाद ही सुमित का बड़ा भाई अमित भी अपनी पत्नी सविता के साथ आ गया। सविता रोती हुई अंदर चली गई और अमित वहीं पिता के गले से लिपटकर अपनी स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। कुछ मिनट तक रोने के बाद उसने भी हिचकियाँ लेते हुए अपने पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी ना पिताजी हमें भी। कैसे करता? उसकी भी बात काट कर पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता। किसी को भी कह देते पिताजी। ऐसे वक्त पर तो हर कोई मदद करने आ ही जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए हवा सिंह जी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। पिताजी की बात सुनकर अमित शक पका गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी वास्तव में ज़माने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष से। अचकचाकर वो उनका मुंह देखता रह गया। उसके पिता हवा सिंह जी मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अमित के लिए अब वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वो सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से
उसकी हालत का भी आनंद ले रहे थे। ये देखकर अमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो किया कि पिताजी से अभी पूछ लें कि माँ के मरने के बाद इन सारे रिश्तेदारों को फ़ोन आपने ही तो किया होगा ना, इसी तरह हमें भी तो फ़ोन कर सकते थे। लेकिन वो सोचकर ही रह गया, उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ अब उसका दम घुटने लगा था, इसलिए शिवानी दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वो वहाँ से उठकर अंदर चला गया। तभी उसके पीछे पीछे ही सुमित भी उठकर चल दिया। अंदर जाकर देखा तो शिवानी दोनों बुआजियों के संग किसी काम में व्यस्त थी। शिवानी दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और दोनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। रचना और सविता एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमित ने सोचा था कि शिवानी दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले से लिपटकर फूटकर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवानी ने एक पल के लिए उचटती सी नज़र उन पर डाली और पहले की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। दोनों बुआजियों ने भी शिवानी की तरह ही व्यवहार किया। ये देखकर सुमित और अमित दोनों भाई कटकर रह गए। वो भी चुपचाप रचना और सविता के पास आकर बैठ गई। चारों को एक एक पल काटना वहाँ दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में 1-2 प्रश्न पूछते रहे। फिर नहाने धोने का बहाना बनाकर चारों वहाँ से उठकर खड़े हो गए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर शिवानी ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह से तड़प रहा था। 2 दिन पहले ही तो शिवानी अपने माँ पिताजी से मिलकर गई थी। उस समय माँ बिल्कुल ठीक थी। शिवानी को याद आ रहा था कि किस तरह पिताजी ने रोते रोते उसे बताया था। दिन में माँ बिल्कुल ठीक थी, पर रात 12 बजे के लगभग अचानक ही माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया था। वो टूटे फूटे शब्दों में कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनके बिछुड़ने का समय आ गया है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो उनके पति भी उनके सामने ना हो। उन्हें डर था कि कहीं पिताजी डॉक्टर को बुलाने गए और पीछे से उनके प्राण ना निकल जाए, इसलिए बेबस होकर पिताजी को रुकना ही पड़ा। माँ के सांसें तेज होने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन संगिनी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। आंखों में आंसू लिए पिताजी सोचने लगे, भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावुकता में उनकी आंखें छल छला गई। कुछ पलों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान जी की मूर्ति के पास रखे गंगा जल की शीशी और तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते पत्नी के मुंह में रखकर चम्मच से उन्हें गंगा जल पिलाने लगे। अपने बेटों से एक बार मिलने की कसक उनके मन को अंतिम पलों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले महीने ही दोनों बेटों को फ़ोन किया था कि माँ उन्हें बहुत याद कर रही है, अपने बेटों से मिलना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है, लेकिन बेटों को आने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने बेटों को देखने की आस मन में संजोए माँ लगभग कुछ पलों तक पिताजी की बाहों में ही तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ाकर पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और सामने भगवान जी को निहार अपने पति के चेहरे पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी के बेजान शरीर को कलेजे से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के पूरे समर्पण भाव से उनका साथ निभाया था, आज वो जीवन भर के लिए उन्हें अकेला छोड़कर अनंत में विलीन हो गई थी। ये सब देखकर पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। आज वो अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू, पोते पोतियां सब थे, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिल पाता, पर यहाँ औलाद की विमुखता के कारण
पैसा होने के बावजूद भी उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया। माना कि मौत अटल रहती है, मगर कुछ हद तक तो उससे भी लड़ा जा सकता था। क्या फ़ायदा दो दो बेटों के होने का, इससे तो बिन बेटों के भले। ये सब सोचते हुए ऐसे ही बेहद मायूसी पलों में उन्होंने वो कठोर फैसला लिया। आंसू पोंछकर उन्होंने अपनी पत्नी के बेजान शरीर पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 फूल तोड़कर उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर निकल गए। गांव के सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वो गांव के बाहर मेन रोड पर आ गई। वहाँ एक एसटीडी थी। एसटीडी का मालिक वहीं रहता भी था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलते ही पिताजी ने सबसे पहले इस समय उसे जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी थी कि दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को खबर कर देना। ये सुनकर बुआ हैरान रह गई। क्या करे क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पिताजी ने कसम देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। फ़ोन कर पिताजी घर लौटे तो सोना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ बाइक से आ गई थी और आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन का दर्द रोके नहीं रुक रहा था। वो भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें सांत्वना देते रहे। 2 घंटे बाद शिवानी भी अपने पति और बच्चों के संग आ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बुआ जी भी फूफा जी के संग आ गई थी। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा कि भाई साहब, अच्छा लगेगा क्या कि 2 बेटों के रहते हुए माँ की चिता को कोई दूसरा अग्नि दे। उनकी बातें सुनकर पिताजी ने कहा, जीते जी क्या कम जला चुके हैं वो, इसलिए अब मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन फूंक रहा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में जवाब देकर इनकार कर दिया। उनके जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा। सुबह 8 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 10 बजे माँ की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने खुद दी। अरे क्या हुआ शिवानी, अपने भाइयों के बारे में सोच रही हो ना? छोटी बुआ की आवाज़ सुनकर शिवानी वर्तमान में लौटी। हाँ बुआ जी, देखो उस समय पिताजी ने कितने फ़ोन किए थे, लेकिन दोनों भाइयों के पास आने के लिए समय ही नहीं था और आज उलाहना दे रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। अरे जब बताया था तब कौन सा तुम मिलने आ गए थे। माँ की आंखें बेटों को देखने के लिए तरस गई थी। कहते कहते शिवानी का गला भर आया। उधर माँ को याद कर सुमित और अमित ने भी ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी आ चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक और अंदरूनी कमरे में आकर बैठ गए। सुमित एक कोने में जाकर सर झुकाकर बैठ गया। उसका मन बेहद अशांत था। दिमाग में सैकड़ों विचारों के तूफान चल रहे थे। पिताजी के सिर्फ एक फैसले ने उसके और उसके भाई अमित के वजूद का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सारे रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने खुद ही दोनों बेटों और उनके ससुराल वालों को ये खबर देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी वो सब समझ गए थे कि एक कमज़ोर असहाय बूढ़े पिता ने ऐसा अनोखा फैसला क्यों लिया होगा। ये सब सोचकर ही दोनों भाइयों की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई थी। उनके सामने अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद माँ के 12वें पर फिर से सारे रिश्तेदार का जमावड़ा लगने वाला था। कैसे करेंगे वो सबका सामना, ये सोचकर ही दोनों भाइयों के प्राण निकले जा रहे थे। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधनी है, लेकिन पिताजी ने इस रस्म के लिए भी साफ इनकार कर दिया। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब क्या जवाब देंगे वो रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए हुए सुमित और अमित ने अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी से लगभग गिड़गिड़ाते हुए इस रस्म के लिए विनती की थी, लेकिन पिताजी ने सपाट शब्दों में
उन दोनों को लताड़ दिया था। मतलब क्या है तुम्हारा? पगड़ी की रट लगाने से पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे सेवा से जी चुराया हो, तो क्या मतलब है वो फिजूल के ढोंग करने का? पिताजी के मुंह से अपने लिए अपमानित भरे शब्द सुनकर दोनों भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद सुमित धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकला और घर से काफ़ी दूर जाकर अपने और अमित के ससुराल फ़ोन लगाकर अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया और कम शब्दों में अपने पिता की नाराज़गी भी बतला दी और कहा कि किसी तरह आप लोग पगड़ी के लिए पिताजी को राज़ी करवा लेना। इतना कहकर वो फ़ोन काट कर घर आ गया। अगली सुबह रचना और सविता के माता पिता और अन्य परिजन भी टैक्सियों से भरकर बद हवास से आए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। पिताजी को मनाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन पिताजी के चेहरे पर अकड़ के कोई निशान ही नहीं थे। वो आत्मीयता से उन्हें आश्वासन करने लगे कि आप बेकार में सोच विचार कर रहे हैं समधी जी। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही जो हमें खबर ही नहीं की? दोनों समधियों ने एक साथ कहा तो सुमित के पिताजी बोले, जिनके पत्तर आते रहते थे हालचाल पूछने के लिए, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। ये सुनकर दोनों समधी चुप रह गए, क्योंकि पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। फिर कुछ पल तक चुप रहकर बड़े समधी जी ने बात संभालते हुए कहा, इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, हमें तो इस बात का पता भी नहीं था। लेकिन अगर आप एक बार भी हमें पत्र डाल देते या फ़ोन कर देते तो हमें सब कुछ पता चल जाता। अरे मैं समझता रहा, आप सब जानते होंगे। पिताजी ने उनकी बात काटते हुए कहा। तो ये सुनकर मामला संभलता देखकर बड़े समधी जी में कुछ उत्साह जागा। नहीं, हमें तो इस बात का आभास तक नहीं था। यह सुनकर पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। अजीब बात है, बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती हैं। आपने कभी नहीं पूछा कि वो सास ससुर के पास कब जाती हैं? कभी पूछा कि क्या सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? ये सुनकर तो दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने कम शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयां कर दिया था। सबके सिर शर्म से झुक गई। पिताजी की रोंदी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, समधी जी, बेटी से माँ बाप ये तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति कैसा है? ये सुनकर दोनों समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वो तो उल्टे खुश भी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट ही नहीं है, आज़ाद है अपनी गृहस्थी में। लेकिन अगर उनकी बहू भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहे तब भी क्या वो यही कहेंगे? ये सोचकर ही वो कांप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आंसुओं से भरे चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। ये सुन पिताजी ने आदर से उनके कंधों को थपथपाया और बोले, खैर अब इसे आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने दूसरे इंतजाम कर दिए हैं और 12वें के दिन इन सारे इंतजामों का खुलासा भी हो जाएगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। 2 दिन बाद 12वें के दिन कथा शुरू होने के पहले बड़े फूफा जी ने बताया कि ये मकान तुम्हारे पिताजी ने वृद्धाश्रम के दान कर दिया है, जहाँ उनकी देखभाल बहुत अच्छे से होगी। ये सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने बुरे व्यवहार से उन्होंने अपने माता पिता के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालीमा कालिक बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। अब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोनों भाई सर पर हाथ रखकर बैठे सोच रहे थे कि काश जब माँ बीमार हुई थी, अगर उस वक्त मिलने आ जाते तो आज ये मकान और जायदाद तो हाथ से नहीं जाती। लेकिन अब पछताने से क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।